हेलो एवरीवन। आप सभी का टीचर्स मंत्रा में स्वागत है। और आपकी आज जो है सीटेट की पेपर 1 की बात करें तो आज ईवीएस की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो ईवीएस की फर्स्ट क्लास में ही आपको ये पता होना चाहिए कि ईवीएस जो है हमारा कहाँ कहाँ पूछा जाता है। तो ईवीएस की अगर मैं बात करूँ तो पूरा एक आपका पूरा सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ते हैं पेपर 1 में। किस में पढ़ते हैं? पेपर 1 में। ठीक है, पेपर 1 में आपको यह पता होना चाहिए कि पेपर 1 में ईवीएस कितने नंबर का आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेपर 1 में अगर बात की जाए तो ईवीएस पूरा 30 नंबर का आता है। उसमें भी दो तरह से पूछा जाता है। 15 नंबर आपकी कंटेंट से आएंगे। कंटेंट जिसकी किसकी बात कर रहा हूं मैं? कंटेंट बात कर रहा हूं। एक तो होता है पेडागोजी सेक्शन, एक होता है कंटेंट वाला। कंटेंट वाला जो कि 3 to 5th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वहां से सीधे सीधे 15 क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि 15 क्वेश्चन जो बनेंगे उसमें से चैप्टर कौन कौन से हैं, टॉपिक कौन कौन से हैं। जब तक आप तक ये क्लियर नहीं होगा, आप जो है ये 15 नंबर का जो सपना है आपका वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये हैं आपके पूरे 15 नंबर की रूपरेखा। ठीक है, 15 नंबर की रूपरेखा मतलब कि आपके टॉपिक। ठीक है, पहला ही टॉपिक है आपका परिवार और मित्र। इसको सिंपल भाषा में आप थीम्स में डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो टोटल थीम्स की बात करें तो ये टोटल जो मेन थीम है वो कितनी है आपकी? जो है होती हैं 6 थीम, 6 थीम होती है, और वो भी प्रमुख थीम, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रमुख थीम जो है वो कितनी है ईवीएस की, तो वो कितनी है? 6 है। कौन कौन सी है? पहली होती है परिवार और मित्र। ठीक है, अगर सेकंड थीम की बात करें तो होता है भोजन। ठीक है, थर्ड की बात करें तो होता है आवास, यानी कि शेल्टर की बात कर रहे हैं। और फोर्थ थीम की बात कर रहे हैं यानी कि जल यानी कि वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थीम आती है आपकी फिफ्थ थीम, जो है यात्राएं यानी कि ट्रेवलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट थीम क्या होती है? वो होती है थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजों को हम कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, ये 6 थीम्स आप पढ़ लोगे तो यहां से आपके क्या आएंगे? 15 नंबर के पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि सर आप मेन उप थीम भी तो होती है, ये तो है मेन थीम, उप थीम भी तो होती है। बेटा उप थीम जो होती है केवल वो एक मेन थीम की है। ये क्वेश्चन लास्ट आपके पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, वो कौन सी है मेन थीम? वो है परिवार और मित्र के। केवल ऐसी एक थीम है जिसकी क्या है? उप थीमें भी हैं। अब वो कौन कौन सी हैं ये आपको देखते हैं। बात करें, पहला ही है रिलेशनशिप। ठीक है, परिवार और मित्र की ये क्या है? पहली जो है उप थीम है। क्या है? ये सारी की सारी क्या है? उप थीम है, यानी कि सब थीम है। ठीक है, रिलेशनशिप, इसके अंदर में आप रिश्ते नाते को पढ़ोगे, कौन कौन सी रिश्ते नाते होते हैं। ठीक है, कहां कहां पर कैसे कैसे बोला जाता है। अगली थीम है आपकी कार्य और खेल। ठीक है, नेक्स्ट थीम है आपकी एनिमल्स, उप थीम की बात कर रहे हैं। और अगली उप थीम है आपकी प्लांट्स। ये सब आप पढ़ोगे अपने चैप्टर। ठीक है, अगर आपने ये सारे चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए तो आपके 15 नंबर सीधे सीधे आ जाएंगे। और यकीन मानिए कि यहीं से सीधे सीधे पूछा जाता है, क्योंकि ये चैप्टर नहीं, ये 3 to 5th क्लास की जो एनसीईआरटी है उनके पूरी पूरी इन्हीं पर बेस्ड है। ये 6 थीम पर ही पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, पहली थीम की बात करते हैं। पहली कौन सी थी? पहले करते हैं मेन थीम की बात। ठीक है, परिवार और मित्र। तो सबसे पहले करते हैं परिवार की बात। ठीक है, चलिए जी। अब बात आती है परिवार की।
अगर परिवार और मित्र की बात करें तो देखो, परिवार सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए परिवार होते कौन कौन से हैं। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि परिवार होते कौन कौन से हैं। अगर परिवार की बात करें तो परिवार क्या एक ही प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका एकल परिवार, है ना, और एक होता है संयुक्त परिवार। ठीक है, परिवार के नाम पर ही आपके क्या आ जाता है? फेस पे बड़ी सी एक स्माइल आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हम सबका जो लगाव है वो परिवार के प्रति बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, आपको होता है ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन, आप सभी कौन ऐसा है आपके परिवार में जिसके आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अटैच हैं? तो हो सकते हैं आप अपनी मां के अटैच हो, है ना, हो सकता है कोई कोई जिसकी मम्मी बहुत ज्यादा मारती होंगी तो वो पापा के क्लोज हो सकता है, अब पापा भी मारते होंगे तो दादा के क्लोज हो सकता है, किसी ना किसी के तो आप क्लोज हो गए। ठीक है, अगर परिवार की बात करें तो आपको दो प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। सी टेट में सीधे सीधे यहां से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हमने ये फैमिली, ये ओवरऑल फैमिली है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है? ओवरऑल फैमिली है, मतलब यहां पर हमने डिवाइडेशन नहीं किया है ना तो एकल परिवार में डिवाइडेशन किया है, ना ही हमने संयुक्त परिवार में। ठीक है, अगर इसकी ओवरऑल की बात करें तो हम इस पिक्चर को देखकर ये कह सकते हैं, हां जी ये भला पूरा परिवार है। मतलब कि कहते हैं ना, संयुक्त परिवार खुशहाल परिवार, कहते हैं ना, क्योंकि ये सबसे बड़ी पिक्चर आपको दिख रही होगी, है ना। तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि इसमें बहुत सारे सदस्य हैं। जहां पर बहुत सारे सदस्य देखने को मिले वो क्या होता है? वो होता है संयुक्त परिवार। और इसका अपोजिट जहां पर बहुत कम सदस्य देखने को मिले वो होता है एकल परिवार। ठीक है, एकल परिवार से आप देख सकते हो, जैसे कि हम पिक्चर फॉर्म से बताएं आपको, जैसे मैंने बताया फैमिली जो है, परिवार दो प्रकार से होता है। एक तो होता है एकल, एक तो होता है संयुक्त। ठीक है, अब संयुक्त परिवार में आपको मैंने जैसे बताया, अभी यहां पर मेंबरों की संख्या यानी कि सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या अधिक होगी ना, होगी कि नहीं होगी? तो अधिक हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर सदस्यों की संख्या इसकी अपेक्षा क्या होगी? कम होगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम इन द सेंस कह सकते हैं जो परिवार में माता पिता और अनमैरिड बच्चे, क्या अविवाहित बच्चे जिस परिवार में रहते हो वो कौन सा परिवार हो जाएगा? वो हो जाएगा एकल परिवार। ठीक है, सीधे सीधे सिंपल मैंने आपको बात बताई कि जिस परिवार में अनमैरिड बच्चे और उनके माँ बाप रहते हो, मम्मी पापा और अनमैरिड बच्चे, वो सारे के सारे कौन से परिवार होते हैं? एकल परिवार होते हैं। और इसका अपोजिट यानी कि दूसरा रूप देखने को मिलता है, वो होता है संयुक्त, जिसमें कौन कौन मिलेगा? मम्मी पापा भी होंगे, अनमैरिड बच्चे भी होंगे और मैरिड बच्चे भी होंगे, और दादा दादी भी होंगे, चाचा चाची भी होंगी, और बुआ भी हो सकती है ना, यदि बुआ की शादी ना हो रखी हो तो, क्योंकि अगर बुआ की शादी हो रखी है तो वो तो अपने घर चली जाएंगी। ठीक है, तो बुआ भी हो सकती है, चाचा चाची भी हो सकते हैं, और चाचा चाची के बच्चे भी हो सकते हैं, ताऊ ताई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सदस्यों की संख्या ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही? तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अगर आपने, मैं कहता हूं याद मत करो, समझ तो रहे हो ना मैं जो कह रहा हूं, बस समझ जाओ, समझोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं। कहते हैं ना, याद करी हुई चीजें कुछ टाइम के बाद मिक्सअप हो जाती है और माइंड से स्लिप होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम रटते हैं चीजों को, समझते नहीं है। हमारा एनईपी यानी कि 2022 और उससे पहले का, वो सॉरी 20 और उससे पहले का, वो यही तो कहता है कि बच्चे को आप सिखाओ, किस तरह से? समझाकर, दिखाकर, चीजों को आप ऑब्जेक्ट को दिखाओ और समझाओ। ठीक है, जैसे कि हम अगला आपको ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, यानी कि ये पिक्चर फॉर्मेट हमने दिखा रखी है आपको।
क्या दिखा रखा है? ये आप देख रहे हो, ये क्या है? न्यूक्लियर फैमिली है। मतलब कि यहां पर दिखाई दे रहा है सदस्यों की संख्या क्या है? कम है। कम है तो कौन सा है? न्यूक्लियर फैमिली है, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? एकल परिवार। क्या कहते हैं? एकल परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल परिवार। ठीक है। अब यहां पर सदस्यों की संख्या ज्यादा है कि नहीं है? सदस्यों की जब संख्या ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? जॉइंट फैमिली कहलाएगा, यानी कि क्या कहलाएगा? संयुक्त परिवार। ठीक है। अब आप यहां पर देखो, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। आप देखो, जिसकी आपको दिख रही है कि बड़ी बड़ी मूछें हैं, है ना, तो घर में बड़ी बड़ी मूछें ज्यादातर किसकी हो जाती है? दादाजी की हो जाती है। मजाक कर रहा हूं, हो सकता है आपके पापा की भी हो, है ना, आपके भाई की भी हो। लेकिन आप देख रहे हो कि ये, अगर हम पिक्चर को देखकर देख पा रहे हैं, एक तो इनकी एज ग्रुप से देख लो, तो दादा और साथ में कौन होंगी? दादी भी तो होंगी। तो दादा दादी, साथ में ये हो सकते हैं ताऊ और ताई हो सकती हैं, कभी कभी बड़ी मम्मी भी कहते हैं। ठीक है। और यहां पर क्या होंगे? तुम्हारे मम्मी पापा हो सकते हैं, ये चाचा हो सकते हैं जो अनमैरिड हैं। ठीक है। ये बुआ हो सकती है, ये क्या है? ये बच्चे हो सकते हैं। तो आप देख रहे हो यहां पर विवाहित जोड़ा भी है। मतलब एक तो ये वाला जोड़ा जो मम्मी पापा हैं, और एक जोड़ा ये नहीं दिखाई दे रहा आपको? तो इस तरह से भी देख सकते हो कि जहां पर मम्मी पापा के अलावा दूसरा जोड़ा भी देखने को मिल जाए, वो सारे के सारे क्या होते हैं? संयुक्त परिवार होते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे भाई। कोई दिक्कत किसी को? यहां से क्वेश्चन, अगर थीम्स की बात करें तो थीम्स क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना? क्योंकि लास्ट आपका जो पेपर हुआ है वहां पे आपके 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं केवल थीम से, और परिवार वाली थीम से 3 क्वेश्चन तो यहां से देखने को मिले हैं आपको। ठीक है। आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने खोल रखा है, और ये पहले सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या बोल रखा है? आप करके दिखाएं। क्या बोल रखा है? परिवार एक इकाई होता है जिसमें मां, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। बी ऑप्शन सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। क्या सारे आदर्श परिवार जो है ऐसे ही होते हैं क्या? ओके, आगे बात करते हैं। सी ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। कि सारे के सारे परिवार जो है सेम इसी तरह से होते हैं? वर्गीकरण जो है सेम ऐसे ही होता है क्या उनका? नहीं होता। अगेन आगे है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। भाई बच्चे तो जैविक ही होते हैं ना, अजैविक कौन हो जाएगा? जिनमें जान नहीं है वो होते हैं ना जैविक। जैविक मतलब जिनमें जान है। जैविक और जैविक की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है परिवार की। तो परिवार की डेफिनेशन, यानी कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें मां बाप और उनके 2 बच्चे होते हैं। तो कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा? पहला वाला ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोल रखा है? सही नहीं है। हमेशा ऐसा ही नहीं होता, माता पिता और 2 बच्चे, ऐसा थोड़ी ना होगा हमेशा। ये सही नहीं है। ये वाला जो कथन दे रखा है बिल्कुल गलत दे रखा है, क्योंकि परिवार जो है कई प्रकार के होते हैं, और परिवार केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अभी हमने जैसे पढ़ा था 2 प्रकार के होते हैं ना, एक तो होता है आपका एकल और एक होता है संयुक्त परिवार। ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं ना, तो एक प्रकार से कैसे हो सकते हैं? तो यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है जी, बात आई समझ? कोई किसी को कोई ऑब्जेक्शन? ओके, आगे बात करते हैं। सेम आगे आपको उप थीम में देखने को मिलेगा रिलेशनशिप,
है ना, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप कैसे बन सकता है, जैसे कि मेरा और आपका रिलेशन क्या है, मैं हूं एक शिक्षक, आप हो शिक्षार्थी, ठीक है। इसके अलावा आप के घर में भी तो रिलेशन होंगे, किसकी तुम बहन लगती होंगे, है ना, किसी के आप भाई होंगे, किसी की आप बुआ हो सकती हैं, किसी के आप चाचा हो सकते हैं, है ना। अगर आपकी शादी हो रखी हो तो आप किसी के पापा भी हो सकते हैं या मम्मी भी हो सकती हो, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि इस एज में दादा दादी तो नहीं बने होंगे, हाँ जी, दादा दादी तो नहीं बने होंगे, हाँ भाई कोई हो भी सकता है, हाँ जी। तो बात करते हैं कि यहां पर मलयालम भाषा, सबसे पहले आपको तो यह पता होना चाहिए, सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार आया है कि मलयालम भाषा जो है वो कहां पर बोली जाती है। तो कहां पर बोली जाती है, मलयालम की बात आ जाए तो जितने भी साउथ, मैं हल्की सी हिंट दे रहा हूं आपको कि बेटा जो साउथ में है राज्य वहां पर मलयालम भाषा बोली जाती है। और एग्जैक्टली अगर देखी जाए तो केरल में आप चले जाना, वहां पर क्या बोली जाएगी, मलयालम भाषा बोली जाएगी। कहां पर, केरल में, ठीक है। और ये केरल कहां पर होता है, साउथ में, किधर है, साउथ में है बेटा, ठीक है, साउथ में है। अब बात आती है कि साउथ में रिलेशनशिप मतलब रिश्ते नाते कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए, जैसे कि हम अभी बात करें तो हम तो कह देते हैं मां की बड़ी बहन, यानी कि मां की बड़ी बहन कौन होगी, आपकी तो मौसी होगी ना यार। अगर हम यहां की बात करें तो आप सभी मौसी कह रहे होगे, मां की बड़ी बहन। लेकिन मलयालम भाषा में कुछ और कहते हैं इस रिश्ते को, क्या कहते हैं, वलियम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, वलियम्मा कहते हैं, ठीक है। मौसी को क्या कहेंगे, वलियम्मा, ठीक है। इसी तरह से मां की मां, आप तो नानी कह रहे होगे, है ना, आप तो नानी कह रहे होगे, लेकिन वहां मलयालम में नानी नहीं कहते, मलयालम में क्या कहते हैं, अमूमा। किसको, नानी को, ठीक है। उसी तरह से पिता का छोटा भाई, आप यानी कि आप देख लो, आपके पिता का छोटा भाई यानी कि चाचा की बात हो रही होगी, तो यहां तो आप चाचा कह रहे हो, लेकिन मलयालम में क्या कहोगे। अगर कोई बच्चा हमारी क्लास में मलयालम का है तो वो क्या कहेगा, वो तो चितप्पन कहेगा ना चाचा को, तो क्या कहते हैं, चितप्पन। किसको, चाचा को। अब भाई साहब चाचा तो आ गया, अब चाची भी तो होगी, ठीक है। तो यदि चाचा को चितप्पन कह रहे हैं तो वहां पर चाची को क्या कहेंगे, वो कहेंगे कुजुम्मा, यानी कि पिता के छोटे भाई, यानी कि पिता का छोटा भाई कौन हो गया, चाचा, और चाचा की जो पत्नी होगी वो कौन होगी, चाची ही तो होगी, तो चाची को क्या कहेंगे, कुजुम्मा। क्या कहेंगे, कुजुम्मा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हर जगह पर अपने रिश्ते जो हैं उनके नाम जो हैं अलग होते हैं, रिश्ते नाते जो हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इसी तरह से हमारे देश में और भी जगह हैं, यहां से कुछ सीटेट में काफी टाइम क्वेश्चन आया है, और आपको यदि ये चीजें ध्यान में ना रहें तो उसके लिए बेटा एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक सुनो। जहां कहीं पर भी आपको मलयालम का जिक्र हो जाए, मलयालम लैंग्वेज का, इसका एक टोन होता है, इसका एक एसेंट होता है, जैसे कि हमारी भाषा में यानी हमारी बोली में चीजें दिख जाती हैं ना। आप मेरठ से हो तो हो सकता है आपकी थोड़ी सी खड़ी बोली होगी, है ना, और तुम बिल्कुल प्यार से बात कर रहे हो और हमें लगेगा तू तड़ाक की तरह से बातें कर रहे हो, करते हो ना, है ना। अगर आप यूपी से हो और हो आप प्रयागराज की साइड से, ठीक है, तो इतने मीठे बोलोगे, है ना। और आप बिहार की साइड से हो, वो भी बहुत लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हो, और हो कहीं आप अलीगढ़ वाले, हाँ जी, तो आपके अलीगढ़ में टोन अलग दिख जाएगी। आप दिल्ली से हो तो थोड़े से फ्रैंक हो गए, है ना। तो इस तरह से हमारी बॉडी लैंग्वेज में चीजें जब हम बात करते हैं तो दिख जाता है कि आप कहां से हो, है ना। अगर आपकी भाषा से आपको, अब देखो
हमारी जो भाषाएं हैं, भाषा के आधार पर क्या हमें अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप ये नहीं हो कि आप ऐसी लैंग्वेज गलत बोल रहे हो तो आपको क्लासरूम से बाहर निकाल दूंगा, मैं नहीं निकाल सकता। आपको मैं देश निकाला करवा दूंगा, नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, आप क्या हो, आपको पूरी आजादी है अपनी भाषा में बात करने की, और अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें भी आपको पूरी आजादी होती है कि आप बात कर सकते हो, आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर टीचर को वो लैंग्वेज नहीं आती तो टीचर को वो सीखनी चाहिए, है ना। बच्चा थोड़ी ना चेंज करेगा अपनी लैंग्वेज, वो तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा और आपको उसी भाषा में बच्चे को समझाना भी है। जैसे मैं कहता हूं कोई ही बंगाल में टीचर पढ़ा रहा है, उसे बंगाली नहीं आती, तो क्या कहेगा वो टीचर कि भाई साहब पहले आप इंग्लिश सीख के आओ या हिंदी सीख के आओ तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा? नहीं, आप टीचर को उसके अकॉर्डिंग चेंज होना होगा। ठीक है, ये नहीं कि टीचर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, ना कि बच्चा पढ़ेगा टीचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बच्चे को उसके परिवेश के हिसाब से आपको चीजें बतानी है और पढ़ानी भी है। अगर उसकी लोकल लैंग्वेज में जल्दी बताओगे या फिर लोकल लैंग्वेज में उसको समझाओगे तो बच्चा बहुत अच्छे से समझ पाएगा। अगर आप में मुझे मलयालम पढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो अगर आपको साथ में मुझे अच्छे से मतलब आपके साथ में तालमेल बिठाना है, ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं इस तरह का वेशभूषा बना के आ जाऊं। पहले तो भाई साहब बना के नहीं, पहन के आ जाऊं, है ना, अपना लूं। अगर मैं आपके बीच मलयालम में पढ़ाऊं या मलयालम क्षेत्र में उधर जाके मैं पढ़ाऊं लैंग्वेज को, केरल की साइड जाके, तो टीचर कैसे दिखेगा उन जैसा? वो कैसे बच्चे आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे? क्या करें, आप ये वाले वस्त्र पहनना स्टार्ट कर दें। बच्चा क्या है, और आप लैंग्वेज में मलयालम बोलना स्टार्ट करें, आपसे बच्चा खुद ब खुद जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ाव महसूस करेगा, अपने क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से पूछ पाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि यहां पर क्लासरूम में बच्चा अलग अलग क्षेत्र से होते हैं कि नहीं होते, है ना। अब क्या हम जिस क्षेत्र का बच्चा है, कहते हैं कि यहां पे कोई यूपी का है, कोई दिल्ली का है, कोई कहीं का है, क्या हम उनको अलग अलग बिठा के पढ़ाएंगे? क्या नहीं, कैसे पढ़ाएंगे? सभी को साथ में संयुक्त रूप से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो टीचर को उस अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए कि सभी बच्चों के अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात आती है कि वहां पर उनकी जब लैंग्वेज अलग है तो वहां की वेशभूषा भी तो अलग होगी, मतलब उनका पहनावे भी अलग होगा। ठीक है, आप यहां देख पा रहे हो कि केरल के जो हमने पिक लगा रखा है, इस तरह से लोग क्या पहनते हैं, वहां पर कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं छोटी सी बात पूछता हूं आपसे, मलयालम में, है ना, अगर बात की जाए, आपको सबसे अच्छी डिश का नाम बताइए। कौन सी ऐसी डिश है जो केरल में सबसे ज्यादा खाई जाती है? ओके, बहुत अच्छी बात है, नारियल और टेपेकोआ। केरल में लोग अपने आंगन में उस डिश को क्या कर लेते हैं, उसको उगाते हैं। किसको? टेपेकोआ को। और नारियल तो वहां मिलता ही है, तो नारियल को और टेपेकोआ को वो साथ में खाते हैं, नारियल की चटनी वगैरह बनाकर। ठीक है, तो जब कभी भी आपसे नारियल का जिक्र हो जाए तो वहां पर एक ऑप्शन आपको केरल भी दे रखा होगा, है ना, क्योंकि केरल में नारियल बहुत ज्यादा यानी कि पिया जाता है और खाया भी जाता है। खाया किस रूप में जाएगा? चटनी की फॉर्म में, कोई डिश बना लेंगे अच्छी सी, है ना। ओके, यहां तक कोई समस्या? ओके, आगे और चलते हैं। आगे बात आती है रिलेशनशिप में, आगे होता है एक और है हमारा जहां पर एनसीईआरटी में गिवन है, वो है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में क्या यही बोली जाएंगी चीजें? नहीं, वहां की तो अलग होगी ना चीजें, तो वो देखते हैं। जैसे बात करूं लद्दाख की, लद्दाख में अब क्या होते हैं, वहां पर सर्दी तो होती है। अब लद्दाख है कहां पर? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, इंडिया के जैसे साउथ में तो हमने देखा था केरल है,
अब लद्दाख कहां पर है मैप में? बहुत बढ़िया, कहां पर है? नॉर्थ में। नॉर्थ बोले तो उत्तर दिशा में है ना? तो अगर मैं बात करूं तो लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर, याद आ रहा होगा लद्दाख से। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान। क्योंकि वहां पर क्या है? वहां पर बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ यानी पत्थर हैं और रेत ही रेत है, हरियाली बहुत कम है लद्दाख में, इसीलिए ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान क्यों कह रहे हैं? गर्म रेगिस्तान क्यों नहीं कह रहे भाई? क्योंकि वहां पर ठंड भी तो है ना? गर्म रेगिस्तान की बात करेंगे तो वो क्या है? बहुत बढ़िया, क्या है? राजस्थान है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बना है कई बार कि ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है, तो वो है लद्दाख। अब लद्दाख में पहुंच गए ना सब? तो लद्दाख में पहुंचकर आप देखोगे कि मां को आप क्या कहोगे? मां को कहोगे अब आमाले। क्या कहोगे? मां को कहते हैं वहां आमाले। ठीक है, अब मां तो आ गई, फिर पिताजी भी तो आएंगे। तो वहां पे वहां के बच्चे पिताजी को क्या कहते हैं? पिताजी को कहते हैं आबाले। क्या कहते हैं? आबाले। ठीक है, आमाले मां, आबाले पिताजी। अब एक दादाजी भी तो होंगे, पिताजी के पिताजी कौन? दादाजी। ठीक है, तो वो क्या होंगे? मैमेले। क्या कहा जाता है उनको? मैमेले कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी को? ओके, अब देखो लद्दाख से दो तीन चीजें आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख में घर कैसे होते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है सीधे सीधे। जब हम चीजें आगे पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आप शेल्टर वाले पार्ट में आपको बताऊंगा कि हर जगह के घर की एक अलग विशेषता है। वो क्यों है? वो है वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से। मैं कह दूं कि मैं लद्दाख में जो है खुला हुआ मकान बनाऊंगा भाई, मुझे तो छत पे जाके सोना है, टेरेस पे जाके, और ऐसा जाके मकान बना लूं, क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वेदर कंडीशन के हिसाब से आपके घर बनाए जाते हैं। आप जहां पर भी रहते हो आप देखोगे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के आपको शेप देखने को मिलेंगे, यानी कि आकार देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं पर आपको इस तरह के भी देखने को मिलेंगे। उनकी छत की डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, इस तरह से ढालूनुमा छत होंगी। ठीक है, कहीं कहीं पर समतल होंगी, कहीं कहीं पर कटीली भी होंगी छतें, यानी कि छतों के ऊपर उन्होंने कांटे वगैरह भी डाल रखे होंगे, झाड़ियां वगैरह भी डाल रखी होंगी। ठीक है, आप दिमाग लगाओ कि ये वाली जो आकृति की छत है वो कहां मिलती होगी, कहां देखने को मिलती होगी? देखिए, जहां पर ज्यादा बर्फ होगी, है ना, बर्फ जहां पर होगी तो वहां पर इस तरह की शेप इसलिए बनाई गई है कि बर्फ जहां गिरे वो ऐसे करके नीचे आ जाए। जितने भी जहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है वहां पे छतों की शेप ऐसी ही बनाई जाती है, जिससे क्या हो जाए, इस तरह से बनाते हैं जिससे बर्फ पड़े तो वो नीचे की तरफ क्या हो जाए, वो फिसल जाए, रुके नहीं। अगर आपने ऐसे घर बना दिए तो ऐसा नहीं हो जाएगा यहां पहाड़ जैसा नहीं लग जाएगा बर्फ का, है ना? तो घर भी नीचे आप जो है दब सकते हो उसके नीचे। है जी, अगर आपके आर्किटेक्ट ने इस तरह का घर बना दिया वहां पर तो उसके ऊपर तमाम बर्फ ही बर्फ इकट्ठी हो जाएगी, है ना? बर्फ इकट्ठी हो जाएगी तो आपके जो लेंटर है ना, उस पर क्या आएगा? वजन आएगा एक्स्ट्रा, और बर्फ वो हटेगी नहीं क्योंकि वहां तो ठंडी है, पिघलेगी तो है नहीं, है ना? तो इसीलिए ऐसी आकृति बनाई जाती है छतों की। वो हम शेल्टर वाले पार्ट में पढ़ेंगे, यहां से भी क्वेश्चन सीधे सीधे आता है ना? जैसे कि बात करी जाए बांस के घर कहां बने हुए होते हैं, तो वो बांस आपको जैसे ही बांस का जिक्र आ जाए तो बांस सबसे ज्यादा एक तो असम में पाया जाता है, तो वहां पर घर भी किसके बनाए जाते हैं? बांस के बनाए जाते हैं, और वो भी जमीन से ऊंचे बनाए जाते हैं, बांस के खंबे लगाकर। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि क्या होता है, वहां पर बरसात अधिक मात्रा में होती है, जिससे कि पानी जो है घर में ना जा पाए, इसीलिए उनको ऊंचा बनाया जाता है। एग्जैक्ट डाटा भी है कि कितना ऊंचा बनाया जाता है, सीटेट में वो कई बार पूछा गया है। जब शेल्टर पढ़ेंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई समस्या किसी को? अब लद्दाख में वेशभूषा की बात आती है और खान पान की बात आती है
है ना। आप देखोगे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं ये थीम्स, जितनी भी थीम्स हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रखी है ना, एक दूसरे से मिली हुई है। ठीक है, यहां तक हमने चीजें देखी। अब यहां पर इनका वेशभूषा भी अलग है, इनकी लैंग्वेज भी अलग हो गई, है ना, और इनका खान पान भी अलग होता है ना। चलिए जी, और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं यहां से, कोई किसी को कोई समस्या आ रही हो तो, है ना। बस इतना ही पढ़ना है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, बस वहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उससे आप बाहर चीजों को पढ़ोगे तो वो आपके मतलब का भी नहीं है। सीटेट हमेशा आपका केवल एनसीईआरटी से ही पूछता है ना। अगर आप यूपी टेट की बात करोगे तो वहां तो आउटर पूछ सकता है सिलेबस से, यहां आउटर सिलेबस से नहीं पूछा जाता। यदि आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कर लिया कंप्लीट और ये थीम्स को बहुत अच्छे से कर लिया सारी थीम्स को, तो आपका जो है, जो आपका सपना है ईवीएस की अगर बात करूं 30 में से 30, तो वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और मेरे साथ में बने रहो, करवा ही दूंगा। आगे बात करते हैं, आगे आगे अभी हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बाद में अगली थीम कौन सी थी, अभी हमने बात ही थी खेल और, बहुत बढ़िया, खेल और कार्य। अब आगे उप थीम है ये आपकी, यहां तक थी आपकी रिलेशनशिप वाली की थीम थी, ठीक है, यहां तक हमने खत्म कर रही रिलेशनशिप। बस रिलेशनशिप में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। आगे की थीम जो है कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।